हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी के आपका अपने परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करें एसएससी एमटीएस का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट और यह कंटिन्यू सेशन चलेगा आपका, ठीक ना। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो लाइव क्लास में हम लाएंगे सुबह यानी दोपहर 1 बजे, सुबह नहीं दोपहर 1 बजे। तो देखिए, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं या इस बुक से पढ़ा रहे हैं, यह किरण पब्लिकेशन का 129 सेट्स इसमें दिया गया है, जो कि आपके पिछले वर्ष पे आधारित है, यानी कि 2019 पे आधारित रहेगा। 2020 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, तो इसका नहीं है। 2021 पे आधारित है और 2022 पे आधारित नहीं, बल्कि ये सेम टू सेम प्रश्न है। और इस बुक में कहीं कहीं प्रश्न में त्रुटि है सेट्स में, तो उसको मैं खुद से सुधार के कंप्लीट करके लाया हूं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो बढ़िया, नहीं बुक है तो भी कोई टेंशन नहीं, आपको सभी का सभी पीडीएफ टेलीग्राम पे और ऐप पे मिल जाएगा मुफ्त में, ठीक है। तो आज से जो मैं शुरुआत कर रहा हूं वह सेट 1 से है, यानी कि एग्जाम डेट 2/8/2019 में पूछा गया है। पिछले वर्ष में जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए वह 25 प्रश्न है मैथ के, लेकिन अब जो आपके एग्जाम में आएंगे वह 20 प्रश्न आएंगे। आप लोग का क्या मन है कि हम 25 का 25 प्रश्न करा दें या 20 प्रश्न ही कराएं? और आप जैसे कहेंगे वैसे ही सही रहेगा, लेकिन मेरे अनुसार से यदि आप चले तो 25 प्रश्न कीजिए, ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप 25 प्रश्न क्लियर रहेगा तो 20 प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें से। तो 20 प्रश्न जब कर ही रहे तो 5 प्रश्न को क्यों छोड़े, 25 का 25 लेकर चलते हैं। लेकिन आपको आने वाले एग्जाम में 20 प्रश्न का ही हल करना है, ठीक है। तो मैं किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आप लोग का क्या रहा है बता दीजिएगा, 25 या 20। तो चलिए शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइप गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो इसमें सेट 1 में दिया गया है। सो इजी प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको इजी लगेंगे। इजी इसलिए लगेंगे क्योंकि इजी है नहीं। हम आपको इस प्रकार के कंसेप्ट समझाएंगे कि आपको लगभग प्रश्न सारे इजी लगेंगे और एकदम न्यू मेथड सिखाएंगे आपको, ताकि हल आप जल्दी जल्दी कर पाए। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि सभी का सभी प्रश्न उस मेथड से नहीं बनेगा जिस मेथड से आप सोच रहे हैं। यानी कि कोई कोई प्रश्न जो होगा ना उसको बेसिक तरीका से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिक से उसको हो जाएगा लेंदी। तो कोई कोई प्रश्न बेसिक से रहेगा तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि 1-2 प्रश्न परीक्षा में ऐसे आते हैं जो आपको टाइम को बर्बाद करे। तो प्रश्न क्या है, ए 30 किलोमीटर की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और वह अन्य 25 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताना है। आपको औसत चाल बताना है, तो औसत बराबर सबको पता है, ऊपर में जोड़ के लिखते हैं और नीचे में संख्या लिखते हैं। लेकिन औसत चाल जब निकालने की बारी है तो चाल बराबर सबको पता है। आप चाल बराबर जानते होंगे, यदि आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ये होता है चाल का फॉर्मूला, दूरी बटा में समय। लेकिन यहाँ पे आपको औसत लगा दिया गया, एवरेज लगा दिया गया कि औसत चाल, एवरेज चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी का मतलब कुल दूरी। यहाँ पे ऊपर में कुल लिखते हैं, कुल दूरी अब बटे में कुल समय। यही आपका न्यू फॉर्मूला है और कुछ नहीं, विशेषण है। कुल दूरी लिखना है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर दूरी आप निकालेंगे, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि समय को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपको स्पीड कितना दिया गया, पहला जो स्पीड है आपको वह 30 का स्पीड दिया गया है, 30 किलोमीटर पर घंटा। और डिस्टेंस आपको दिया गया है 15 किलोमीटर। तो यहां से यदि आप टाइम निकालेंगे T1, तो टाइम 1 निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी आपका 15 है और चाल आपका 30 है, यानी कि यहाँ पे आपको समय 1/2 आवर लग जाएगा। ये सब काम आप मन में ही कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो स्पीड 2 दिया गया है, वो स्पीड 2 कितना दिया गया, वो अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि अन्य जो स्पीड है वह कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया गया है अन्य डिस्टेंस यानी कि 25 किलोमीटर। और यहाँ पे टाइम 2 निकालेंगे तो टाइम 2 कितना हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, यानी कि 25 बटा में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आवर आएगा। ये सब काम तो आप मन में भी कर सकते हैं, यदि आपको ये पता रहेगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तब आराम से कर लेंगे। इस काम को आपको मुजबानी करना है, लेकिन मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि आपको समझना भी जरूरी है। यदि आप कहीं क्लास ना भी करें फिर भी यहाँ पे आप समझेंगे,
फिर भी यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए टेंशन लेना है, मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर देंगे, समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए। इतना बात यदि आप समझ गए तो कुल दूरी की बात किया जाए तो पहला दूरी 15 किलोमीटर का है और दूसरा आपका 25 किलोमीटर का दूरी है। तो कुल दूरी कितना हो गया, 15 और 25 यानी कि 40 किलोमीटर। तो आपको लिखना था सिर्फ ऊपर में 40 किलोमीटर और नीचे में कुल समय की बात किया गया है। तो कुल समय कितना, यहाँ पे देखिए आधा घंटा लिया है और यहाँ पे 2.5 घंटा लिया है, यानी कि 3 घंटा लिया गया। तो यहाँ पे लिखिए 3 आवर, लिख दिए इतना। अब आप देखिए 40 में यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कहीं भी पूर्णांक में नहीं लिखा गया, यानी कि सेम टू सेम आंसर आपको देना है। 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को बोलेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट। उम्मीद है बात समझ गए, कोई दिक्कत ना होगा। इस प्रकार के प्रश्न अब आपसे बन जाएंगे जो औसत चाल बराबर दिया गया होगा। थोड़ा डिटेल सोल्यूशन इसलिए किए हैं क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, और नहीं कहिएगा तो हम डायरेक्ट बस इतना इतना लिख के आपको आंसर ला देंगे अगली बार से। तो क्या आपका राय है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। जो आपका राय होगा कमेंट में देना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। मैं चाहता हूं कि आपको हम पढ़ाएं तो समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर निकाल दे बस उसी से काम आपका चल जाएगा, नहीं, आंसर तो आपके बुक में भी दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसको बनाया जाए। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, ये प्रश्न 2 है। ये प्रश्न आपका 2 है। लिखा गया है यदि P अनुपात Q 5:2 है तो 2P - 3Q अनुपात 3P - 5Q बराबर है। ये तो आप आसानी से वैल्यू रख लेंगे और निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 2P - 3Q अनुपात है, अनुपात लिखिए, उसके बाद 3P - 5Q मान रखेंगे, बन जाएगा। यहाँ पे P का मान हो जाता है 5, पहला से पहला कंपेयर, दूसरा को दूसरा से कंपेयर। P का मान जैसे ही 5 आएगा तो यहाँ पे P का मान 5 रखिए, डायरेक्ट आप 2×5=10 लिख सकते हैं, माइनस Q का मान वहां पे 2 है, 3×6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं आप। अनुपात 3P है, 3×5=15, यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं, -5Q यानी कि 5×2=10, यहाँ पे 10 लिखिएगा। 10 में से 6 गया 4, अनुपात कितना आ जाएगा 5, यानी कि फाइनली आप आंसर सीधे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो इजी प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से, और अगला प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास यहीं पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इस इंफॉर्मेशन को समझ लेंगे और आगे की प्रश्न पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है। देखिए 3 से 5 तक का जो प्रश्न बनाना है उसका इंफॉर्मेशन आपको यहीं से पढ़ के जाना है, यानी कि सामने में आपको रहेगा वहां से पढ़ना है। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन पढ़ के आराम से लिख लेते हैं और अगले प्रश्न का हल हम यहां से देख देख के कर लेंगे, ठीक ना। तो लिखा क्या गया है निर्देश में, 3 से 5 तक के लिए निर्देश जो है उसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि नीचे दी गई सारणी विभिन्न शेल्फों में रखी गई है। शेल्फ में यानी कि इसमें खंड में रखा गया है। विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। विषम एवं सम वाले विषय, विषम देखिए यहाँ पे लिखा गया है विषम एवं सम संख्या वाले विषय क्रमशः कला एवं विज्ञान है, मतलब विषम वाला काला होगा और सम वाला विज्ञान होगा, इसका कहने का ये मतलब है। तो विषम वाला को आप काला कर लीजिए। विषम कौन कौन आएगा, एक आएगा आपको विषम, यानी कि यह काला हो जाएगा, काला में 8 यानी कि ए लिख लेते हैं। 1 के बाद 3 पे 8 आ जाएगा, 3 के बाद 5 पे आ जाएगा और 5 के बाद 7 पे, यह सब आ गया काला यानी कि आर्ट्स। बाकी जो बच गया वो बच गया साइंस। सम वाला क्या है, साइंस है, इसको आप साइंस लिख लीजिए, एस एस। क्लियर है बात, बस इसमें से पढ़ के आपको इतना ही काम करना था, आपको पहचानना था कौन आर्ट्स है और कौन साइंस है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ से। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए तीसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि S1 प्रकार की पुस्तकों की संख्या तथा प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या के मध्य का अनुपात आपको निकालना है। यानी कि S1 प्रकार के पुस्तक, S1 अनुपात जितना भी पुस्तक है सभी का एवरेज, यानी कि टोटल का एवरेज, कुल एवरेज आपको निकालना है।
S1 तो आप यहां से देखकर ही पता कर लेंगे। S1 कितना है आपको 26 है, तो आप यहां पे लिख लेंगे 26। तो यहां पे आप लिख लीजिए 26, यहां पे आप 26 लिख लीजिए। अब आगे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सबको जोड़ के टोटल से भाग करेंगे। जब सबको आप जोड़ेंगे तो आराम से आप यहाँ पे ही जोड़ सकते हैं। 6 और 9 15, 15 1 16, 4 20, 8 6 26, 8 34, 4 38। तो अगर यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो टोटल 38 के 8 आया, हासिल कितना आ जाएगा 3। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13, 3 16, 3 19 और 4 23, 23 यहाँ पे यानी कि 238। टोटल संख्या कितना है 7, तो 7 से कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे देखेंगे तो 7 या 21 बच गया, 2 और 8 यानी कि 7 चौक 28। यहाँ पे एवरेज आएगा आपको 34। तो यहाँ पे क्या करना है, बस S1 लिख दिया आप 26 और एवरेज लिख देंगे 34। अब इसको हाफ कर देंगे, 2 से यह कटने वाला आपको लग रहा है कट जाएगा, 2 से कटेगा तो यह 13 और 2 से कटेगा तो यह 17। बस यही छोटी सी बात आपको करना था, इंफॉर्मेशन को देख के ऑप्शन ए करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रश्न को लिखा गया है, S3 प्रकार की पुस्तकों की संख्या विज्ञान की पुस्तकों की औसत संख्या का कितना % है। यानी कि S3 प्रकार की पुस्तक को लिखिए और विज्ञान की पुस्तक की एवरेज लिखिए। तो S3 यहाँ पे आप लिखिए S3 और यहाँ पे लिखिए आप विज्ञान की एवरेज, विज्ञान एवरेज। आराम से इस पहले डाटा को लिख लीजिए। तो S3 का मान कितना है सो देखिए। तो यहाँ पे S3 का मान अगर देखा जाए तो 31 है, तो S3 का मान आप 31 लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए S3 का मान 31। और विज्ञान के विषय का एवरेज बताना है, तो विज्ञान के विषय का एवरेज आप यहीं से निकाल पाएंगे। तो विज्ञान के विषय का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो 3 जो विज्ञान है उसको ऐड कीजिए। विज्ञान में 29 है और 34 है, 29 और 34 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 29 और 4 33 और 30 63 हो जाएगा। 63 में 38 जोड़ेंगे तो 63 और 8 71 और 30 101। यानी कि यहाँ पे अगर एवरेज निकालेंगे विज्ञान का एवरेज निकालेगा तो 101 पुस्तक है और 3 है, टोटल संख्या विज्ञान का 3 है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कुछ ऐसा कीजिए जो हम आस पास में इसको ला सके। यदि मर्जी है तो आस पास में लाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एवरेज कितना मिला इसका 101 डिवाइड 3। अब ये पूछा गया है कि S3 प्रकार की पुस्तकों की संख्या विज्ञान की पुस्तक जिसमें की या का लगा हुआ रहता है ना, उसको परसेंटेज निकाले में रखिए नीचे, की और का वाला के इंग्लिश में ऑफ। यानी कि आपको 31 को ऊपर रखना है, की और का वाला की बात किया जाए तो 101/3 को नीचे रखिए, 101/3 को नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, जानते हैं आप। लेकिन ये 101/3 जाके ऊपर पलट जाएगा, तो ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा 31 गुने 101/3 का उल्टा 3/101 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये कर लेंगे। अब यहां से आप आंसर जो है लगभग में निकाल के वहां पे आंसर ठोक दीजिए। कैसे ठोकेंगे आप देखिए, या 101 है, मान लेते हैं कि यह 100 रहता है, यह 100 से 100 करता। अगर यह 100 रहता तब ना 100 से 100 करता तो 31 या 93% आता। लेकिन हम यहाँ पे कम से भाग दे रहे हैं, देना था ज्यादा से, तो ज्यादा से भाग देते तो 93 से कम आना चाहिए था। तो 93 से कम आने का क्या मतलब है, 92 दशमलव कुछ आना चाहिए। तो 92 दशमलव कुछ, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात क्लियर होगा। सोचिए 100 से डिवाइड किए तब 93 आया है, अगर 101 से करते तो कम आता 93 से, क्योंकि ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा। तो आंसर कम आता है, यानी कि 93 से कम आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 92.1 आएगा। थोड़ा सा कम होगा तो यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, ठीक ना। अब इतना भी कम में नहीं जाएंगे और इतना भी अधिक में तो जाना ही नहीं है, और इतना भी कम में नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न का हल आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा झंझट नहीं पाना है कि मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर 101 से डिवाइड कीजिए। उम्मीद है आप अप्रोक्सीमेशन आप सीख गए होंगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न ये रहा, क्या लिखा गया है? लिखा गया है कला एवं विज्ञान की पुस्तकों की कुल संख्या के मध्य अनुपात है। कला एवं कला, देखिए कला यानी कि आर्ट्स अनुपात साइंस आपको लिखना है, आर्ट्स अनुपात साइंस। और आपको पता है कि साइंस 101 पुस्तक है, साइंस कितना है 101 है, तो अंतिम में 101 आना चाहिए था। यदि आपने अभी तक एक ही प्रश्न को जोड़ा है, सिर्फ साइंस वाला को, आपने आर्ट्स वाला को जोड़ा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वह 101 आना चाहिए, जो कि 101 लास्ट में यहाँ पे ही दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 डायरेक्ट करेक्ट। और आर्ट्स वाला को आप वहां जोड़ेंगे तो 137 आपको आ जाएगा। कर लेंगे आप देखकर, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है कि नल एक किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए बी एवं सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो नल सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इजी प्रश्न है, बशर्ते आपको लिखने का स्टाइल पता होना चाहिए। लिखते कैसे है? ए लिखिए नल, और एक किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जो भरने वाला रहेगा उसको प्लस लीजिए, और यह भरेगा 6 आवर में। बी भी भरने वाला है तो बी को भी प्लस में लीजिए, और बी भरता है 8 घंटे में, बी बराबर 8 आवर लीजिए। और जब तीनों मिलता है तो उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यह तीनों मिल गया। अभी तत्काल मिला है तो प्लस में ही रहने दीजिए सबको, और यह 12 घंटा में भर सकता है। लेकिन समस्या उत्पन्न तब होता है जब टंकी का क्षमता पता नहीं होता है। तो टंकी का क्षमता आप अपना मर्जी से मानिए 6, 8, 12 का एलसीएम, ताकि सबसे कट जाए। 6, 8, 12 का एलसीएम सबको पता है 24 होता है, यानी कि 24 लीटर आपका आ गया क्षमता टंकी का। अब करते क्या है कि 24 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यह क्षमता निकाल के देगा कि पर आवर कितना पानी ये डालेगा उसमें। तो 24 में 6 से डिवाइड देंगे तो 4 लीटर पर आवर, 24 में 8 से देंगे 3 लीटर पर आवर, और 24 में 12 से देंगे तो 2 लीटर पर आवर। अब बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये ए अकेला 4 भर रहा है, बी अकेला 3 भर रहा है, और जब तीनों मिल गया तो 2 ही भर रहा है। लेकिन यहाँ पे ए भी तो हो सकता है कि जो सी मिला है वो भरने वाला नहीं, खाली करने वाला होगा, पता कैसे चलेगा? तो ए और बी का क्षमता सिंगल हमको पता है 4, 3, 7 भरेगा, यानी कि ए और बी मिलके प्लस 7 डालेगा, और सी के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन तीनों को जब मिलाएंगे तो है 2 देगा। तो आप हमें ये बताइए कि 7 में सी जोड़ेंगे तो 2 आएगा, कभी नहीं पॉसिबल। 7 में से सी को घटाना ही पड़ेगा। तो सोचिए कि यहाँ पे सी का मान कितना आप रखेंगे ताकि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप फाइनल यही बोलेंगे कि सर सी बराबर 2 - 7 यानी कि -5। तो सी का मान आ गया -5। इसका मतलब सी पानी डालने का काम नहीं कर रहा है, यह निकालने का काम कर रहा है। इतना बात यदि आप यहाँ पे सीख गए हैं तो अब आप फाइनली निकाल सकते हैं कि सी अगर पानी निकालना चाहे तो कितना देर में निकाल सकता है। तो 24 लीटर पानी है, और सी को निकालने का क्षमता 5 लीटर प्रति घंटा है, माइनस में 5 से डिवाइड कर दिए। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे डिवाइड कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक ना, समझने में। 24 में डिवाइड कीजिए 5 से, 5 चौके 20, और घट के आया 4। ये जो आता है आपको 4 आवर आता है, ये 4 आवर, और ये जो 4 बच गया इसको आप लिखिए क्या चीज में, इसको लिखिए आप पूर्णांक में, यानी कि 4 घंटा 4/5, ये घंटा में लिख दिए। लेकिन ये 4 घंटा 4/5 का मतलब क्या हुआ? तो ये 4/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि यह मिनट में आपको आंसर दे दे। 5 से काट देंगे तो 12 दे देगा ये, यानी कि 12 चौक 48, तो 4 घंटा 48 मिनट में खाली करेगा। यह बात हुआ खाली करने का, ये नहीं कि भरने का, क्योंकि पहले ही पता चल गया कि सी माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है यह टंकी 4 घंटे 40 मिनट में भर सकता है, ये तो गलत बात है। यह टंकी 4 घंटे 48 मिनट में भर सकता है, यह भी गलत बात है। 3 में कहता है यह टंकी को 4 घंटे 48 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। बात को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, इसीलिए आपको देख के घबराना नहीं है। और चौथा आंसर भी है वहां पे ऑप्शन, यह टंकी को 4 घंटे 40 मिनट में खाली कर सकते हैं, यानी कि फाइनली आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है। घबराएंगे तो बिल्कुल नहीं, आप 2 पार्ट में वीडियो को देखिए, हम तो आपको लिए एक ही पार्ट में बनाते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत, देखिए आप यदि अभी पढ़ाई स्टार्टिंग की तो हो सकता है दिक्कत होगा लगातार पढ़ने में, आपको 2 पार्ट में पढ़िए, थोड़ा भी पढ़िए, थोड़ा आज ही थोड़ा देर बाद पढ़िए, लेकिन पढ़ाई डेली कीजिए। आप लोग का डिमांड रहेगा तो लाइव क्लास भी आएगा, ताकि लाइव क्लास में ज़्यादा इंटरटेनिंग हो और आपका पढ़ाई भी हो, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा अपने डिमांड के अनुसार से कि लाइव क्लास लाया जाए या रिकॉर्डेड क्लास ही बेटर है। तो दोपहर 1 बजे आपका लाइव क्लास चल जाएगा। आराम से इंटरटेनिंग कीजिए, मजा कीजिए, सभी भाई लोग मिलकर, भाई बहन मिलकर आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी प्रश्न हल होंगे, वहां पे आपको पूछने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो घबराए नहीं। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होते हैं, इस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इजी प्रश्न, सबसे पहला काम कीजिए कि 320 रुपया में बेच रहे हैं, तो ऊपर में 320 लिखिए, ये 320 लिखिए, और ये जो बेच रहे हैं, ऐसा करने से क्या होता है, आपको 20% का हानि होता है। तो हानि होगा तो 100 में से घटा लेंगे, 100 में से 20 घटा दिए तो 80% हो गया, 100 में से 20% घटाएंगे 80%, या आप 80 भी लिख सकते हैं। और इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना है, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 20%, तो 100 में 20% जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए। काटने में आप माहिर हैं, 0 से 0 आप उड़ा के 8 चौके 32 यानी कि 40, और फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि 480, ऑप्शन 2 करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, को लिखा गया है, पानी की 1.228 गुने 10 के पावर 6 गोलाकार बूंदे हैं, जिनमें प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर दिया गया है, में से 0.1% बूंद आपको निकाल लेना है, और संघनित करके, यानी कि उसको एक साथ करके एक गोलाकार बुलबुला बनाई जाती है, बड़ा बूंद हो जाएगा। बुलबुले का व्यास आपको बताना है, वह भी सेंटीमीटर में। इस प्रश्न को देखने से आपको क्या पता चलेगा, पहला काम आप ये पता कीजिए, तो वहां पे व्यास 2 मिलीमीटर दिया गया और यहाँ पे व्यास सेंटीमीटर में पूछा गया, तो पहला ये 2 मिलीमीटर को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2/10 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। यह इसका हो गया डायमीटर, यानी कि व्यास हो जाएगा इसका कितना, 2/10 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास आ गया। और यहां से आपको रेडियस भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आपको पता चला कि देखिए छोटा छोटा बूंद आपके पास कितना है, तो आपके पास छोटा छोटा बूंद अगर देखा जाए, ये छोटा छोटा बूंद है, छोटा छोटा ये बूंद है, यह है कितना आपके पास, तो यह है आपके पास 1.228 गुने 10 के पावर 6, और आपको इसका सिर्फ 1% लेना है, इसका सिर्फ कितना लेना है आपको, सिर्फ 1% बूंद लेना है बस, और इसको करके एक बड़ा सा बूंद बनाना है, एक बड़ा सा बूंद बनाना है। अब देखिए बड़ा सा बूंद होगा, उसमें क्या होगा, आर होगा, तो इस बड़ा सा बूंद, इसके हम बड़ा आर मान के चलते हैं, और यहाँ पे जो छोटा छोटा बूंद बनेगा, यहाँ पे जो छोटा छोटा बूंद बनेगा, इसको हम छोटा आर मान के चलते हैं। अब देखिए ये अगर निकालेंगे और ये आएगा, तो दोनों का आयतन सेम आना चाहिए। तो यह गोला हुआ, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयतन निकालेंगे, दोनों जगह आयतन समान होगा, तो यहाँ पे आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे होगा, और बराबर में यहाँ का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब किसका आयतन निकालेंगे, यहाँ पे जो रहेगा एक बुलबुला, उसी का आयतन निकालेंगे, एक का निकाल के सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एक का निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एक का आर कितना है, यहाँ पे अगर आर देखा जाए तो यहाँ पे एक का आर अगर 2/10 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो आर करेंगे 1/2, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर इसका आर आ जाएगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई इधर से आप काट लीजिए, ठीक है। आप इसका 1% बूंद निकालिए, इसका 1% बूंद से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आयतन निकल जाएगा। तो इसका 1% कैसे निकालेंगे,
1.228 है इंटू 10 के पावर 6 है और 0.1 है, 0.1 रखिए, डिवाइड क्या कीजिए आप, परसेंट हटाएंगे तो 100 करेंगे और ये दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले में भी आपको एक जीरो देना पड़ता है, ये दे देंगे। और यहां से दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले में आप 3 जीरो देंगे और ये मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। और यहां से आपको एक चीज गड़बड़ी है प्रश्न में, 1.228 है तो यहाँ पे आपको 7 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 7 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 7, याद रखेंगे यहाँ पे 7 आएगा तो अभी सही आंसर निकल पाएगा। इतना आ गया, ठीक है। इसका आर क्यूब, तो इसका आर क्यूब का मतलब 1/10 का होल क्यूब, 1/10 का कितना हो जाएगा? होल क्यूब आ जाएगा। इधर का आयतन आ गया बुलबुले का, इधर का आयतन सिर्फ आर क्यूब ही बचा है। अब यहां से सबको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आराम से तसल्ली सीखिए। ये 10 के पावर 6 है और यहाँ पे देखा जाए तो 3 जीरो और 3 जीरो, 6 जीरो। तो आपको पता होना चाहिए एक पे जितना जीरो रहता है ना उसको हम 10 के पावर में उतना ही लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 जीरो इसको मिला के हुआ तीनों दोनों को, तो 6 जीरो दे सकते हैं 10 पे 6 जीरो, यानी कि ये सबसे ये कट जाएगा। तो फाइनली 1728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 1728 बना और नीचे में जब इसका होल क्यूब करेंगे तो यह 1000 आ जाएगा और बराबर में यहाँ बच जाएगा आर क्यूब। इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर रूट अंडर चढ़ाएंगे, इधर से क्यूब हटाइए, इधर रूट अंडर चढ़ाइए और यहाँ सर्च में आप 3 लिखिए। सबको पता है 1728 का जो घनमूल होता है वह कितना होता है? 12 और इसका होता है 10, यानी कि फाइनली आपको 1.2 निकल के आएगा। यह निकल के आपको आर आया, यह निकल के आप क्या आया? आर। लेकिन आपको आर थोड़े ना चाहिए, आपको चाहिए व्यास, व्यास चाहिए, यानी कि इसका दुगुना करना पड़ेगा। 1.2 का दुगुना क्या होता है? 2.4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका 4। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। मेंसुरेशन का है, थोड़ा सा फंसाने के लिए आपको दिया जाता है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है, तो आपको घबराना नहीं, आराम से बनाना है। कैसे बनाएंगे एक बार और समझिए। उतना गोलाकार आपके पास बूंद है, उसका सिर्फ 0.1% ही यूज करना है। इतना बूंद का सिर्फ 0.1% यूज करेंगे, इतना का 0.1% निकालिए। इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, और इसे एक बड़ा सा बूंद बनाएंगे उसका भी आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 4/3 पाई दोनों में है तो आर क्यूब छोटा है, यहाँ पे आर क्यूब बड़ा रह जाएगा। यहाँ पे एक का आयतन, आप एक का आयतन निकालेंगे, जितना संख्या में रहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना का संख्या इतना हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिए एक के आयतन से, और यहाँ पे बड़ा वाला का आयतन सिर्फ आर क्यूब बचा है कटने के बाद। फाइनली बराबर करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2.4। वहां पे आप सुधार लेंगे, 1.728 होना चाहिए था, ठीक है, तभी जाके यह बाहर रूट रनर से आएगा। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है प्रश्न में कि पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन एवं सुनील प्रति माह 4000 रुपया और 6000 बचाते, यहाँ पे गलत था, यहाँ पे 6000 होना चाहिए था, तो उनकी मासिक आय का योगफल आपको निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है। करना क्या होता है, क्या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला छोटा सा, कि आय बराबर जो होता है वह क्या होता है? व्यय प्लस बचत, यानी कि खर्च प्लस में बचत होता है। यहाँ पे यदि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे तो उस आप लिखिए ऊपर में पवन और ये सुनील लिखिए। यहाँ पे आय कितना है? यहाँ पे आय का अनुपात है 4:3, 4:3, और व्यय का अनुपात कितना है? 3:2। और फाइनली जो बचत करते हैं वह बचत कितना करते हैं रुपया में, रियल में बचत करते हैं। एक बचत करता है 4000 का और दूसरा बचत करता है 6000 का। अब देखिए जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है उसमें क्या कीजिए, एक्स लगा के मानिए। आपको आय निकालना है, आय का योगफल, इसको आप एक्स लगा के मानिए। यह 4x है तो यह 3x हो जाएगा। ये काम आपको नए में करना है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद करना होता है दूसरा स्टेप, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए।
4 दूना 8x और 3 तिहाई 9x, दोनों को आपस में घटा दीजिए, यानी कि 9x माइनस 8x बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आपस में घटा के कर दीजिए बराबर। 36 18,000, 4 दूना 8,000, घटाएंगे 18,000, 18,000 माइनस 8,000, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपको 10,000। अब x का मान 10,000 आ गया, तो पूछा गया है उसके मासिक आयों का योगफल, तो मासिक आय का योगफल निकालिए। 4x और 3x, यानी कि यह 7x का माता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 गुने x का मान, आराम से आ जाएगा आपको 70,000, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका भी है बनाने का, आप उससे ही बना सकते हैं। दूसरा तरीका का मैं आपको हिंट्स देता हूं, वहां से आप बना लेंगे। इसे मैं आपको क्या हिंट्स दूंगा, देखिए दूसरा तरीका थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन बन जाएगा उससे भी, उसी का ये शॉर्ट मेथड है। करना क्या होता है कि आपको पता है आय निकालना है, तो आय को आप परफेक्ट मानेंगे। आय को परफेक्ट मानिए तो 4x बटा में 3x दीजिए, बटा कर सकते हैं अनुपात में तो। और आय में से आप अगर बचत को माइनस करेंगे, आय माइनस बचत, तो व्यय देगा, तो बचत को माइनस, जो परफेक्ट रहता है उसको माइनस करते हैं, तो 4x माइनस 4,000, और यहाँ पे माइनस करेंगे 6,000। तो आय में से व्यय को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, सॉरी, आय में से बचत माइनस करेंगे तो आएगा व्यय, और व्यय का रेशियो 3:2, यानी कि 3/2 दिया गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का मान निकालेंगे, उसी का यह शॉर्ट मेथड है। उम्मीद है बात समझ गए। यहां से x मान निकाल के आप बना सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का, तो आपको स्टेप वाइज हल करके आंसर को एक जगह करना है, तब जाके आंसर आपको परफेक्ट निकल जाएगा तुरंत। करते कैसे हैं, देखिए पहला स्टेप यहां से यहां तक का स्टेप हुआ, तो यहां से यहां तक का एक आंसर निकालिए, और निकालने का तरीका आपको बड़मास पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो बता दीजिएगा, उसके लिए हमें एक नया वीडियो बना देंगे बड़मास पे। देखिए 32/4 का 2 गुने 3, सबसे पहले का वाला को निपटते हैं। 4 गुने 2 यानी कि 8, यानी कि 32 भागा, अगर यहां से 8 हो गया तो 32/8 कितना होता है 4, और 4 गुने 3 कितना होता है 12, यानी यहां से लेकर यहां तक के लिए जो आंसर आएगा वह 12 देगा। उसके बाद आपको आंसर निकालना है इस ब्रैकेट से लेकर ये से लेकर इसके बीच का आंसर निकालना है। अब इसके बीच में बहुत सारा लोच आपको लग रहा होगा, लेकिन लोच आपको पालना नहीं। करना क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में भी एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रहेगा, पहले उसको आप हल कीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, उसको आप हल करेंगे तो सबसे अंदर में ये ब्रैकेट है। 6 का 5/6 खा मतलब गुना, यहां से इसे करेंगे कि 6 से 6 गायब, 5/5 बचा तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि आपको फाइनली बच गया 10। 10 जैसे ही बचा तो 10 यह बाहर आ जाएगा, 10 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे देखिए यहां तक आपको कितना बचा, यहां तक आपको बचा 10। घबराइए नहीं, आगे इसमें लिखा गया, अगर ब्रैकेट के अंदर वाला का लिखेंगे तो 5 का 8, 5 का 6 माइनस ये ब्रैकेट है 7 का 8, 8 है, और गुने में यहां से 10 आया तो गुने 10 कीजिए, और वहां पे भागा 80 लिखा गया है। ये आपका ब्रैकेट के अंदर का है। अब यहां से हल करेंगे इसको, तो यहां से देखिए आप पहले तो का वाला को गुना करना है, 7 का 8/10, यानी कि आप क्या करेंगे 7 8 56, 7 8 56 करेंगे, यह 5 56 गुने 10, और तब डिवाइड करेंगे 80 से। अब 80 से डिवाइड करेंगे तो यह 560, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ही आपको आएगा, यानी कि आपको आ गया फाइनली 7। जब फाइनली यह 7 आ जाएगा यहाँ पे 7, तो क्या करेंगे 6 में से आप 7 माइनस करेंगे। इससे बेटर होगा कि 5 का 6 यानी कि 6 5 30, 6 5 30, और इसमें आ गया 7, तो 30 माइनस 7 करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 23, यानी कि इसको हल करके आपको मिलेगा 7। 7 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 का 6 यानी कि 6 5 30 माइनस 7 यानी कि 23, यानी कि दूसरा स्टेप आपको आ गया 23। दूसरा स्टेप आपको आ गया 23, और लास्ट का स्टेप यहाँ पे है 7 गुने 3 डिवाइड 2, यानी कि -7 गुने में 3 डिवाइड 2 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
सत्या 21/2, यानी कि फाइनली आप 10.5 बोलेंगे। अब सभी स्टेप को आप लेकर चलिए। तो पहला स्टेप जो आपको लिखा गया हुआ कितने लिखा गया है 12, उसके बाद आपको प्लस देना है और ब्रैकेट के अंदर जो आपको आया है वह 23 आया है और आपको माइनस करना है और 10.5 देना है। इतना के बाद तो आप कर लेंगे। 23 और 12 होता है 35। 35 में से आप 10.5 माइनस करेंगे। 35 में से 10 माइनस कीजिए 25 और 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट। यानी कि स्टेप वाइज हल करके सॉल्यूशन कर दीजिए, बन जाएगा। सो इजी प्रश्न, ठीक ना। अगर आप एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे तो लंबा लिखना पड़ेगा और गलत होने का भी चांस ज्यादा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके प्रश्न, यह भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बना लेंगे आप स्टेप वाइज। उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, बना लेंगे। दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, तो अगली बार से हम इसको भी लेकर चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन को भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न बना के आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां प्रश्न है। क्या लिखा गया है, यदि दो घनों के आयतन 14:125 के अनुपात में उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। घनों का आयतन, घन आपको पता है किसको बोला जाता है, घन आपको पता है, घन का मतलब होता है जिसका प्रत्येक साइड आपस में बराबर हो और प्रत्येक फलक भी आपस में बराबर हो, उसका आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घन का जो आयतन होता है यह a³ होता है। दो घन है, मान लेते हैं कि एक बड़ा घन है और एक छोटा घन है। मान लेते हैं कि दो घन है, एक बड़ा घन है और एक छोटा घन है। ये आपका छोटा घन मान लेते हैं और ये आपका एक बड़ा घन बना लेते हैं। आप ये घन मान लीजिए, ठीक है। ये आपका बड़ा घन, ये आपका छोटा घन, ये बड़ा घन। आयतन के बारे में बात किया जाए, इसका मान लेते फलक ये है और इसका फलक बड़ा ये है। इसका अगर आयतन की माने तो यह इसका आयतन का फॉर्मूला a³ और इसका आयतन का फॉर्मूला a³ ये, और इसका अनुपात दिया गया है, ठीक है, 14:125। तो 14 लिखिए, अनुपात 125 लिखिए। और मेरे अनुसार से अगर यहाँ पे 14 लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 14 नहीं बल्कि 144 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। 14 नहीं, 44 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको आना चाहिए था 64। यहाँ पे आपको देना चाहिए था इसको 64, तभी जाके यहाँ बन पाएगा। यानी कि 14 नहीं बल्कि यहाँ पे 64 होगा। a³ का मान 64 है, a³ का मान 64, यानी कि इसका a का जो मान रहा होगा आपको फाइनली पता चलेगा कि a का मान यहाँ पे 4 रहा होगा, तभी तो 4 का क्यूब 64 होगा। और यहाँ पे a का मान 5 रहा होगा, तभी तो इसका निकल जाएगा। समझ गए? इतना समझते उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने a का स्क्वायर, अनुपात 6 गुने बड़ा a का स्क्वायर। यानी कि 6 तो सभी में कट नहीं जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 16 और a का स्क्वायर यानी कि 25। 16:25 यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट। तो वहां पे एक नहीं होके वहां पे होना चाहिए था आपको 6। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। यहाँ समझे ना कि a का मान कैसे है। सो a³ है तो ये रूट अंडर ऐसे करेंगे और इसमें 3 रखेंगे, इसका बदला 4 आएगा। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके प्रश्न। क्या लिखा गया है, 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या निकाली, बहुत सारा तरीका है निकालने का औसत में, लेकिन जो बोलेगा हम उससे बता देंगे आपको। देखिए 13 संख्याओं का औसत 42 है, तो यह मान लेते कि यह एक बॉक्स है। एकदम ट्रिक से बताते हैं, इसमें 13 संख्या है और इसका एवरेज आपको दिया गया है 42। इसका एवरेज कितना है, 42 है। उसमें आपको 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है, मतलब इसमें से एक संख्या और आप मिलाइए, एक बॉक्स आप और मिलाइए, एक संख्या और इसमें मिलाने के बाद जो नया एवरेज होता है वह नया एवरेज होता है 44। सोचिए अगर यह 13 संख्या का औसत एवरेज 42 है, अगर नए का संख्या मिलाएं उसको भी अगर 42 ही वैल्यू रहता तो क्या नए का संख्या मिलाने से कोई एवरेज बढ़ेगा? कहने का मेरा मतलब है कि संख्या पहले से जितना है उतना ही रहेगा। अगला आता है, अगर वह एवरेज के अनुसार एवरेज इतना लेकर आएगा या अगर जाएगा भी तो एवरेज इतना लेकर जाएगा, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एवरेज पे प्रभाव पड़ गया है।
तो 42 लेकर आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एवरेज बदल गया है 44, यानी कि दो दो सभी के एवरेज बढ़ गया। तो दो दो सभी के एवरेज बढ़ गया, यानी कि यह 42 से अधिक लेकर आया होगा। 13 संख्या पहले था और एक अपनी आया है, तो कुल मिला के 14 संख्या हुआ, और दो दो एवरेज बढ़ गया है, तो 14 गुने 2 बढ़ गया होगा। तो 42 प्लस में 28, यानी कि बोलेंगे यह जो था 14 हमारा, यह 70 था। इस प्रकार से बना सकते हैं। और आपको मर्जी करेगा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, दूसरा तरीका बता दीजिए, तो उसके लिए भी आपको उपाय है, बनाइए ऐसे। पहले था आपको 13 संख्या, अब आ गया आपके पास 14 संख्या। पहले का अगर एवरेज का बात किया जाए तो पहले का एवरेज था 42, नया का एवरेज है 44। जब आपको एवरेज दिया गया होता है तो सम निकालते हैं, यानी कि योगफल। योगफल निकालने के लिए संख्या में एवरेज से गुना है, यहां से सम निकालेंगे। 42 गुने 13 कीजिए, 13 दूना 26 हासिल 2, 13 चौका 52 और 2 54, 546 यहाँ पे जोड़ के आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चका 56, 14 चका 56 और 5 100, 616, इतना आ गया। अब ये 546 से 616 आ जाता है, इसका कारण है कि एक संख्या बढ़ जाता है, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। कितना बढ़ गया, तो 616 में से आप 546 माइनस करके देखिए, 6 में 6 गया 0, 11 में 4 गया 7, ये कैंसिल, यानी कि फाइनली आपको 70 ही आएगा। बहुत सारा तरीका निकालने का है, उम्मीद है बात समझ होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है कि एक समकोणीय वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या एवं गोले की त्रिज्या के प्रत्येक r बराबर है। यदि गोले एवं शंकु के आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई आपको बताना है। यानी कि आपको एक समकोणीय वृत्तीय कार शंकु के आधार है, यानी कि ये शंकु है आपका, शंकु आपको बनाने आता है, ये आपका शंकु है, इसका आर, और एक गोले की त्रिज्या के आर बराबर, एक गोला बना लेते हैं, इसका आर त्रिज्या बराबर है। यदि गोले की शंकु के आयतन, गोले एवं शंकु के आयतन समान है, यानी कि शंकु का आयतन निकालेंगे तो इसका जो हाइट होता है h होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। आयतन को कर दिए बराबर, जैसे ही बराबर करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि पावर 3 पावर 2 है, तो ये कैंसिल होकर इधर सिर्फ एक r बचेगा। और यहां से देखें तो यह 4 इधर चल जाएगा, कौन चीज में, इधर चलाएगा डिवाइड में ना, यानी कि r बराबर हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ h बराबर हो जाएगा आपको 4r। पूछा क्या है आपको, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h है और इसका मान आया है 4r, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट। तो ये प्रश्न सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना था बस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, 10% एवं 15% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट है। एकल छूट निकालने के लिए अगर दो को छूट दिया गया, 100 माने के भी आप बना सकते हैं, विदाउट 100 माने भी बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एमआरपी शुरुआत में 100 रहता है, 100 रहता है, 100 मान के बनाएंगे, एक फॉर्मूला से आपको बता देंगे। एमआरपी 100 है, तो 100 का एमआरपी है, पहला बार ये 10% का छूट देगा तो 90% पर बेचेगा, यानी कि 100 के समान कितना में बेचेगा, 90 में बेचेगा। उसके बाद 15% का यदि छूट दे देगा तो 100 के समान वो 85 पे बेचेगा। तो फाइनली जो बेचेगा इसको हल करके आएगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल आ जाएगा। 85 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 8 72 4 76 बटा 10, यानी कि 76.5। एमआरपी इतना था, सेलिंग प्राइस लगा हुआ। टोटल डिस्काउंट की बात करेंगे तो टोटल डिस्काउंट आ गया 100 माइनस 76.5। 100 में से 76 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, उसमें से 0.5 और माइनस की 23.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट। ये था आपको 100 मानने का तरीका। दूसरा तरीका आप देखेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड 100 करते हैं, यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 25 माइनस 10 गुने 15 यानी कि 150, और 150 में डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा आपको 1.5। तो फाइनली आपको 25 में से 1.5 घटाएंगे तो यही आएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? एक वस्तु की विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है तो ला परसेंट सोइजी प्रश्न कैसे बनेगा? देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा क्रय मूल्य के यानी कि सीपी के 8/7 है। सबको पता है सीपी इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, एसपी बटा सीपी 8/7। अब सोचिए 7 में खरीदेगा 8 में बेचेगा, 1 का फायदा होगा। और कितने पर होगा? तो 8 नहीं 7 पे। नीचे में सीपी को रखते हैं यानी कि 1/7 × 100 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 100/7 यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आसान प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या निकालना है? इसमें लिखा गया है 2 के पावर 3 × 3 के पावर 4 एवं 2 के पावर 5 × 3 के पावर 2 का महत्तम समावर्तक निकालना है। 2 के पावर 3 × 3 के पावर 4 और 2 के पावर 5 × 3 के पावर 2। एचसीएफ निकालने के लिए आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ जब निकालना हो इस प्रकार के प्रश्न में तो आपको हाईएस्ट लेकर नहीं चलना है, लोएस्ट लेकर चलना है, डायरेक्ट इसका अपोजिट। यानी कि दो दोनों में नजर आ रहा है तो 2 को आपको लेना है, लेकिन लो पावर वाला लेना है, यानी कि 2 के पावर 3 को लीजिए। 3 आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, 3 को भी लेना है, लेकिन 3 के कम पावर वाला लेना है, यानी कि पावर 2 वाला। ऐसा कहीं नजर आ रहा है, बोलेगा ऑप्शन 3 में, यानी कि ये करेक्ट है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 18। क्या लिखा गया है? एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी 2040 है तो संख्या का आरंभिक मान क्या है? बन जाना चाहिए, कुछ था इसमें। अभी आपने देखा है थोड़ा देर पहले, वही बात है यहाँ पे भी बनाना, यानी कि डबल डिस्काउंट जो दे रहे हैं उसी के बराबर ही है। अगर इसको आप मान के बनाएंगे तो मान के ही बना सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट माने हुए भी बना सकते हैं। अगर आप मान के बनाएंगे तो मान लेते हैं कि आरंभिक संख्या जो है आपका 100 है। मान लेते हैं कि आरंभिक आपको कितना है? 100 है। पहले क्या कहा गया है कि पहले 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि यह 100 रहेगा। 20% बढ़ाने का मतलब कि 100 से 120 कर देंगे। फिर 15% घटाया जाता है, यानी कि 100 रहेगा तो यह 85 कर देंगे। तो परिणाम आएगा कितना? तो 100 से 100 उड़ा दीजिए, इससे इसको उड़ा दीजिए। अब उड़ा देंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए आप 12 को 85 से, 12 पचे 60, काटने का यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 × 10, 5 से 17, 2 छक 12, 17 छका कितना? 102 आ गया। यानी कि फाइनली 100 से या 102 पे आ जाएगा। तो करते क्या है कि फाइनली वहां पे 2040 आता है तो 2040 लिखिए, और यहाँ पे अगर 100 मान है तो 102 आया है, 102 से डिवाइड, और आरंभिक संख्या निकालना है तो निकाल लेंगे 100 का मान, यानी कि 100 से गुना। काटने में आप माहिर हैं, 20 मरतबे काटेंगे और मल्टीप्लाई करने के फाइनली आंसर आपको 2000 आ जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, 100 के मान से भी आप बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? लिखा गया है एक सप्ताह के 5 दिनों का औसत दैनिक वर्षापात 30 मिलीमीटर है। एक सप्ताह के 5 दिन का दिया गया है। यदि छठे एवं 7वें दिन वर्षापात क्रमशः 42 और 25 mm है तो 7 दिनों के लिए औसत दैनिक वर्षा अनुपात क्या है? बन जाना चाहिए। 7 दिनों का औसत निकालना है तो 7 दिनों का सम आना चाहिए। तो 5 दिनों का औसत दिया गया है। देखिए 5 दिन एवरेज का अगर बात किया जाए तो 30 है। यहाँ अगर सम निकालेंगे यानी योगफल तो 150 mm आएगा। ये मल्टीप्लाई करके आया है, 30 पचे 150। उसके बाद छठा प्लस 7वां 3 है, इसमें है 42 और इसमें है 25। इसको ऐड करेंगे तो यह नीचे में कितना आएगा? 5 × 2 7, 4 × 2 6, 67 आ गया। अब सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 15 6 21, 217 और 7 दिन है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 या 21, 7 कम 7 21, तो एवरेज तो आप निकाल ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए हमको लग रहा है जितना हमको समझा रहे हैं उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए,
अगर विशेष डाउट है तो आप यहाँ पे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए 73 52 47 73 43 पे, या आप कमेंट में भी कुछ बोल सकते हैं। विशेष के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए पूछने के लिए। और इस सबका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, रवीन की पाठशाला। अब टेलीग्राम पे पीडीएफ ना देने का क्या मतलब है, क्या रीजन है? टेलीग्राम पे जब हम पीडीएफ आपको देंगे 1 से 2 घंटा के अंदर वो 200 पीछे चला जाएगा, 200 मैसेज पीछे। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है कि सर ये पीडीएफ मिल ही नहीं रहा है, फाइल उनको निकालना ही नहीं आता है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके खोजेंगे तो हजारों मैसेज आते रहता है, तो उसमें गड़बड़ा जाइएगा आप। इसीलिए अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। बुक नहीं भी खरीदेंगे काम आपका चल जाएगा, मन है तो खरीद भी लीजिए, ठीक है। तो 20वां प्रश्न देखिए आप, 1200 रुपए की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तब आपको ब्याज निकालना है, और 20% रेट है। रेट के बारे में बात किया जाए तो 20%, और टाइम के बारे में बात किया जाए तो 2 वर्ष, और प्रिंसिपल की बात किया जाए तो 1200 है। और आपको निकालना क्या है? ब्याज, यानी कि सीआई। घबराना नहीं है, सीआई आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 20% का मान होता है 1/5, ये होता है प्रिंसिपल और यह होता है एसआई। यानी कि यहां पे आपको 2 चीज लिखना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल यदि 5 रहेगा पहला साल में, एक उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अमाउंट 6 हो जाएगा। और ऐसा ऐसा आपको 2 साल है, यानी कि स्क्वायर यहां पे कर दीजिए, यानी कि 25 से आप आ जाएंगे 36 पे। देखिए आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला आपको 11, ब्याज आपको मिला 11। और यहां पे अगर देखा जाए, और अमाउंट आपको 25 है, लेकिन यहाँ पे रियली में अमाउंट आपको 1200 है, तो 1200 डिवाइड कर दीजिए 25। और आपको चाहिए सीआई, तो 25 से 36 गए, सीआई आपको कितना मिला? 11, तो गुणा कीजिए 11 से। अब यहाँ से हल कर लीजिए, 25 के पा रहे हैं, 25 चौके 100, बच गया कितना? 20, 25 8 200। 48 को 11 से मल्टीप्लाई आपको करने आता है, 11 8 88, 80 8 11 चौक 44 8 52, यानी कि 528। ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे, बन जाएगा। और मैक्सिमम आपके हिसाब, आपके जो एग्जाम में पूछ जाएंगे, मैक्सिमम 3 साल तक ही पूछ जाएंगे। आपके लिए तो मैक्सिमम हो गया, वो तो 3 साल बहुत में पूछ जाता है, लेकिन बहुत 2 साल आपके लिए बहुत है चक्रवृद्धि ब्याज सीखने के लिए, ठीक है। आएगा प्रश्न तो हम 3 साल वाला भी सिखा देंगे आप। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। करना क्या है आपको? निम्न सारणी भिन्न प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है, इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्न का उत्तर देना है आपको। उत्तर क्या देना है? प्रति विद्यार्थी औसत प्राप्तांक निकालना। अब इसको देख के आप घबरा जाएंगे, सर जी औसत कैसे निकालेंगे? घबराइए नहीं। करना क्या होता है, जितना लिखा गया है ना 9 और 11, इसको ऐड कर लीजिए। 11 और 9 20, 11 9 20, 20 में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 10। पहला तरीका। दूसरा तरीका, 9 और 11 के बीच में कौन सा संख्या आता है? बोलेंगे 10, तो 10 लिख दीजिए। 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 के बीच में 14, 15 के 17 16, ये 18 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। तो क्या करते हैं, ये 10 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 12 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 14 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 28, 16 में 2 से 32, 18 में 5 से 90। अब इस सबको ऐड कर लीजिए, ये जो आएगा मल्टीप्लाई करके सबको आपस में कर लीजिए ऐड। ऐड कर लीजिए आप ऐड कर सकते हैं। 60 है 60, 120, 32 और 28 होता है 60, यानी कि 180 यहाँ पे आ गया। 180 और 90 कितना आ जाता है? 270। तो टोटल आ गया आपको 270, यहाँ पे जोड़ के आ जाएगा 270। और एवरेज निकालने के लिए जो संख्या उससे कर दीजिए डिवाइड, यानी कि 6 5 11, 2 13, 2 15, 5 20, यानी कि आप 20 से कर देंगे डिवाइड। 0 0 काटिए और फाइनली आपके पास आ जाएगा 13.5। ऑप्शन ए करेक्ट। ये सब काम आप कर लेंगे। समझ गए कैसे करना है? आगे प्रश्न आएगा, लाइव क्लास से लगे 1 बजे से डिमांड रहा तो और बेहतर तरीका से पूछ के आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे आपका टारगेट 20 प्रश्न का खत्म हो गया, लेकिन 25 प्रश्न कराने का मतलब है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो ताकि आपका 20 में 20 सही हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न लिखा गया है,
अब हम सोचते हैं कि 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न किसको छोड़े किसको ले, इससे बेहतर 25 का 25 कराया जाए। यदि a बटा b बटा c और c बटा d दिया गया है तो आपको a बाई डी के पावर 10 निकालना है कि अंश एवं हर जो सह अभाज्य है इसका योगफल निकालना है। तो ये प्रश्न कैसे निकालेंगे, a बटा आपको d निकालना, a अनुपात b है। देखिए a बटा b को आप a अनुपात b लिख सकते हैं, जो किताबी भाषा उसमें आप नहीं जाइए। a बटा b है तो a अनुपात b लिखिए, कितना लिखते हैं 3:4। b बटा c तो b अनुपात c लिखिए 4:5, और c अनुपात d है तो ये कितना है आपको 5:6। और आपको चाहिए क्या फाइनली a बटा d, यानी कि आपको a अनुपात d चाहिए। a अनुपात d निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई नहीं करके आप 3 गुने 4 गुने 5 लिखिए। ऐसा इसीलिए ताकि आपको काटने में दिक्कत ना होगा। बहुत तरीका है काटने का, लेकिन अगर हम आपको डायरेक्ट बता दें तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 4 इसमें है, 5 इसमें कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि फाइनली 1:2 आया। यानी कि a बटा डी के बारे में बात किया जाए तो इसका मान है, इसका पावर 10 है, यानी कि 1/2 इसका पावर आपको दिया गया है 10। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ 1 के पावर भी 10 देना है और 2 के पावर भी 10 देना है। 1 के पावर कुछ भी दे लीजिए, एक ही रहेगा। और 2 के पावर 10 कितना होता है, 2 के पावर 10, 2 के पावर 5 होता है 32, और 32 को 32 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1024, यहाँ पे आ जाएगा 1024। पूछा है कि अंश एवं हर जो अभाज्य है का योगफल निकालना है, यानी कि इसका योगफल निकालिए। 1024 में 1 को जोड़ेंगे 1025, करेक्ट। बस छोटा सा प्रश्न था, बन जाएगा। आपको किताब में लिखा हुआ रहेगा a बटा b गुना कीजिए b बटा c से और गुना कीजिए c बटा d से, और यहाँ से c से c, b से b कट गया, यानी कि a का मान और d का मान बटा में कर दीजिए, यानी कि 3 बटा में आ जाएगा 6। यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता है 1/2, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका 23 प्रश्न। क्या लिखा गया है आप देखिए। इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो आपको घबराहट आ जाएगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है और 11:46 पूर्वाह्न अपराह्न ये सब लिखा गया है, कैसे बनेगा। देखिए घबराने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आराम से समझिए, ठीक है। लिखा गया है एक व्यक्ति स्थान P से 6 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान करता है एवं उसी दिन स्थान Q से 2 बजे अपराह्न पहुंचता है, मतलब 6 बजे चला 2 बजे पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति स्थान Q से 8 बजे चलेगा और वह 3 बजे पहुंच जाएगा। किस समय वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो करना क्या होता है, P और Q दो जगह का नाम है, तो यहाँ पे P और Q लिखिए, यहाँ पे P दे दीजिए नाम और यहाँ पे दे दीजिए Q, ठीक है। एक बंदा जो है 6 बजे चलता है और 2 बजे पहुंच जाता है। एक बंदा इधर से चलेगा, सपोज दैट कि वह बंदा आपका ए है, ए बंदा है, यह चलेगा आपको 2 बजे सवेरे 2 AM चलेगा, सॉरी 2 AM, 6 बजे पूर्वाह्न चलता है ना ये चलेगा आपको 6 बजे। देखिए 1-2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको टाइम लेंगे, आप देख ही रहे सोल्यूशन में। ये चलता है आपको 6 AM, 6 बजे पूर्वाह्न है तो आप PM मत समझिएगा, पूर्वाह्न का जस्ट उल्टा AM समझिएगा वहां पे। और वह पहुंचता है 2 बजे अपराह्न, अपराह्न है तो पूर्वाह्न समझिए, और यहाँ पे पहुंचेगा 2 बजे अपराह्न, यानी कि 2 PM में। ये बंदा ये है। दूसरा व्यक्ति स्थान Q से, अब दूसरा व्यक्ति हम B मान के चलते हैं, ये व्यक्ति B है, यह Q से चलेगा 8 बजे पूर्वाह्न, यानी कि 8 बजे चला और पहुंचा कितना 3 बजे, यहाँ पे पहुंचा आपको 3 PM पे। यह चलता है 6 बजे, यह चलता है 8 बजे। अब लिखा गया है उसी दिन P पर 3 बजे अपराह्न पहुंचता है, किस समय वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे लफड़ा आपको एक चीज का है कि P और Q के बीच में दूरी भी पता नहीं है ना, तो करना क्या है, मानेंगे कैसे। देखिए सबसे पहला काम कि यह 6 बजे चला 2 बजे पहुंचा, तो यह टाइम लिया कितने का, यह कितना टाइम लिया, 6 बजे कोई बंदा चला यहाँ से 2 बजे पहुंचा, तो यह टाइम कितना लिया, तो यह जो टाइम लिया 6 × 6 = 12 और 6 × 2 = 8,
यानी कि यहाँ पे यह टाइम लिया 8 घंटा का कुल मिला के। यह 8 बजे चला और यह 3 बजे पहुंचा, तो यह लेता है आपको 7 घंटा का टाइम। अब यह टाइम क्यों लिखे हैं, तो टाइम के अनुसार से हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस मान लेते हैं। सपोज दैट यह 8 घंटा में पहुंचता है, यह 7 घंटा में पहुंचता है, तो 8 और 7 का मल्टीप्लाई 56, मान के चलते हैं यह बीच की दूरी 56 किलोमीटर है। अब सोचिए यह 56 किलोमीटर का दूरी अगर यह 8 घंटा में तय किया है, तो चाल इसका कितना रहा होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी 56 मान लिए और समय ये 8 घंटा ले रहा है, यानी कि 56 डिवाइड 8 करेंगे, इसका जो स्पीड रहेगा वह स्पीड कितने का रहेगा, 7 किलोमीटर पर घंटा का रहेगा। और ये जो इधर से चल रहा है यह 7 घंटा का टाइम ले रहा है पहुंचने में, और 56 किलोमीटर यह भी चलेगा, यानी कि इसका जो स्पीड रहेगा कितना रहेगा, 56 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 किलोमीटर पर घंटा रहेगा। इतना बात आप समझ गए। जब आप इतना समझ जाएंगे तो सोचिए, ये चलता है बंदा 6 बजे और ये चलता है 8 बजे, दोनों को हम एक ही टाइम में ट्रैक करते हैं, एक ही टाइम में ट्रैक करेंगे। अगर मान लेते कि दोनों 8 बजे चलता, तो ये 6 बजे चला है तो 2 घंटा में चल कितना जाएगा, 1 घंटा में 7 चलता है तो 2 घंटा में कितना चल जाएगा, 14। यानी कि मान के चलते हैं कि 2 घंटा में 8 बजे, अगर यहाँ 8 बज रहा है 8 है और यहाँ से यह 14 चल चुका है, 14 किलोमीटर, इसको चलने का कितना बचा है, 56 में 14 गया तो 42 किलोमीटर इसको चलने का बचा है। और यह भी इधर से 8 बजे चल रहा है। अब ये देखिए 8 बजे यह भी चलेगा, इधर से 8 बजे यह भी चलेगा, और दोनों के बीच का दूरी 8 बजे के बाद शुरू एकदम 8 बजे एग्जैक्ट 42 किलोमीटर। अब यह कितना देर बाद मिलेगा, अब देखिए मिलने का टाइम यह जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे यह 56 है ना, 7 यहाँ पे 8 होना चाहिए, इसका स्पीड कितना होना चाहिए, 8, यहाँ पे इसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस फार्मूला को समझिए, एक फार्मूला को, इसके बीच का दूरी कितना, 42 किलोमीटर। इधर से चलेगा, ये चलेगा इधर से कितना के स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर से, और यह इधर से चलेगा, इधर से चलेगा बी, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर से। अब इसको एक साथ ही मिलना है, यानी कि टकराना है। जब अपोजिट आदमी चलता है तो चाल जुट जाता है, तो 8 7 और 8 15 के स्पीड से चलेगा यह, और 42 किलोमीटर चलना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अब बटा में चाल, तो चाल यहाँ पे जुड़ जाएगा, 8 7 15, इतना घंटा हो जाएगा। लेकिन आपको इतना घंटा नहीं चाहिए, आपको चाहिए मिनट तक आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 15 दूना 30, 2 घंटा 12 बटे 15 ऐसे। लेकिन इसको मिनट में चेंज करेंगे तो यह ला देंगे आप 60 से मल्टीप्लाई, 15 चौके 60, यानी कि 2 आवर एंड 48 मिनट टाइम लेगा मिलने का। लेकिन कब के बाद लेगा इतना टाइम, तो 8 बजे ही चला है, उसके 2 घंटा 48 मिनट बाद यह मिल जाएगा। जोड़ दीजिए टाइम, 8 बजकर चला, 8 बजे चला, 2 घंटा बाद मिलेगा, 10 बज जाएगा, 48 मिनट और, यानी कि 10 बजकर 48 मिनट में मिल जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। तो कोई प्रश्न होगा जिसको आपको मान के बनाना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा, लेकिन बाकी प्रश्न जो होता है एमटीएस में आपको इजीली बन जाएगा। उम्मीद है समझ गए। लेकिन आपको एग्जाम में चालाकी करना है, जो प्रश्न आपको भारी लगे उसको बाद में बनाइए, जो इजी लगे पहले उसको आप बनाइए। अगर आप इस प्रश्न को नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको बता दीजिएगा, हम अगली बार से और ऐसे प्रश्न को एक्सप्लेन करके आपको बना देंगे। उम्मीद है समझ जाना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप बैक करके देख लेंगे, कहिएगा तो रिपीटेशन भी कर देते हैं। रिपीटेशन में यह पी रहा, यह क्यू रहा। पी चलता है 6 बजे, पहुंचता है पागल 2 बजे, टाइम लिया 8 घंटा का। क्यू चलता है 8 बजे, पहुंचता है 3 बजे, यानी कि यह टाइम लेगा कितने का, 7 घंटा का। अब इसके बीच का दूरी हमको पता नहीं है, तो दूरी मान लिए 8 घंटा और 7 घंटा का एलसीएम 56 किलोमीटर मान लिए। अब मान के यह चलते हैं कि इसके बीच का अगर 56 किलोमीटर का दूरी है, तो 56 किलोमीटर अगर ये चला ये 8 घंटा में, इसका स्पीड 7 किलोमीटर पर घंटा। अगर ये चला 7 घंटा में तो इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों कब मिलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जैक्ट टाइम मालूम करते हैं कि 8 बजे इधर से यह भी चलेगा और 8 बजे यह भी चलेगा। तो जब तक 8 बजेगा
तब तक पी जो है 2 घंटा तय कर चुका होगा। तो 56 में से 14 अगर तय कर चुका है तो 42 बच गया दूरी। यह दोनों के बीच का दूरी 42। 8 बजे इधर से ये चलेगा और इधर से ये भी चलेगा। यह 8 के स्पीड से, यह 7 के स्पीड से। यहाँ सापेक्ष चाल लग जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे में समय, सॉरी दूरी बटे में चाल। दूरी आ गया 42, चाल है 7 और 8 15, अपोजिट चलेगा तो जुड़ जाता है। समय निकालिए 2.2 12 बटे 15, मल्टीप्लाई 60 से कर दिए 2 घंटा और 48 मिनट। कब के बाद मिलेगा? 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जब इतना जोड़ेंगे तो 10:48 आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न क्या कहा गया है, देखिए। एक निश्चित धनराशि पर वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है, साधारण ब्याज के स्वयं मूलधन के बराबर है, वर्षों की संख्या आपको बताना है। तो इसी प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए। एक निश्चित धनराशि है, यानी कि प्रिंसिपल एक निश्चित है, वर्षों की निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है। एक निश्चित धनराशि है, मान लेते कि धनराशि आपका 100 रुपया है, और आगे बोला गया है ना कि वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है, यानी कि समय जो इसका है, समय वह ब्याज दर के परसेंट के बराबर, यानी कि रेट परसेंट के बराबर है। साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको एसआई मिलेगा मूलधन के बराबर, यानी कि 100 रुपया आप लगाए हैं तो 100 रुपया ही आप पाएंगे। तो वर्षों की संख्या आपको बताना है, यानी कि समय। तो सबको पता है कि समय बराबर एस आई गुने 100 होता है और बटा में पी गुने आर होता है। यहाँ पे टी निकालना है तो यहाँ पी और आर होगा। एस आई का मान 100 है, गुने 100 करेंगे। पी का मान आप कुछ भी मान सकते, तो यहाँ पे पी का मान 100 माने थे तो 100 ही रखेंगे। कुछ भी मानेंगे तो ये सेम टू सेम कट ही जाना है इसको, और गुने में बच जाएगा आर। लेकिन आर परसेंट बराबर है टी, यहाँ आर के जगह पे आप टी रख सकते हैं। इतना करने के बाद ऐसे कैंसिल, और यहाँ पे ये टी लिखिए ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा यह टी। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि टी स्क्वायर बराबर 100 आ गया, इसीलिए टी का मान आ जाएगा 10। इतना तो आप कर ही लेंगे। तो फाइनली आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। समझ गए, कोई विशेष बात है नहीं। तो इजी प्रश्न है, बशर्ते आपको पढ़ के लॉजिक समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, 25वां प्रश्न की तरफ। तो 25वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? 2 शिक्षक ए एवं बी एक शैक्षणिक कार्य को क्रमशः 10 दिनों एवं 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, जो अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर दिया। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक था, यहाँ पे हमने सही कर दिया, 60 दिनों में पूरा कर दिया। वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो ये प्रश्न देखिए कैसे बने। ए और बी है, ए और बी है। यह अकेला करेगा तो 10 दिन में करेगा, और यह अकेला करेगा तो 15 दिन में करेगा। टोटल वर्क की बात करें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 काम हो गया। आगे क्या बोला गया है? उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। कार्य आरंभ किया, ए प्लस बी कर लिया आरंभ। हाँ, यहां से एक चीज और निकालेंगे। 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्षमता निकल के आएगा, यानी कि 6 क्षमता और यहाँ पे 4 क्षमता। 60 डिवाइड 15 4। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब ए 5 दिन बाद कार्य छोड़ेगा, इसका क्या मतलब है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक तो काम जरूर करेगा। अब काम छोड़ दिया, ए छोड़ दिया है, अब क्या बचेगा? बी बच जाएगा, और उसके साथ दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, यानी कि बी प्लस सी ये शामिल हो गया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर दिया। यानी कि ये काम में 60 दिन लेता है और काम को कर देता है पूरा, यानी कि काम कंप्लीट हो गया आपको 60। तो बताना है वह काम कितने दिनों में प्राप्त हुआ। अच्छा सॉरी, यहां पे लिखा गया है, सॉरी एक चीज और लिखा गया है। हाँ, बी प्लस सी, बी बच जाएगा, सी के साथ शामिल हो गया। यहाँ पे लिखा गया सी जो शामिल हुआ है अकेले उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है,
यानी कि सी को अगर यही काम दिया जाता तो यह 60 दिन में करता, तो इसका भी इफिशियंसी यहां से आप निकाल लेंगे। तो 60 काम है, 60 दिन में करेगा, यानी कि इसका इफिशियंसी एक काम प्रतिदिन का है। तो पूछा गया है कि वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बी और सी मिलकर कितना दिन किया यह पता नहीं है, लेकिन मान लेते कि x दिन तक किया और काम समाप्त यानी कि 60 काम। पुनः समझिए, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और आगे यही इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। 10 15 60 का एलसीएम 60 काम, 60 में 10 से डिवाइड 6 इफिशियंसी, 60 में 15 से डिवाइड 4 इफिशियंसी, 60 में 60 से डिवाइड 1 इफिशियंसी। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो बी छोड़ दिया है 5 दिन बाद, इसका मतलब 5 दिन साथ में काम किया होगा, ए प्लस बी 5 दिन तक करा। अब उसके साथ एक नया सी शामिल हो गया, तो बी बचा हुआ उसके साथ सी आ जाएगा। सपोज दैट कि x दिन तक काम करता है और फाइनली काम समाप्त। अब ए प्लस बी का क्षमता कितना है, ए प्लस बी का क्षमता करेंगे तो 6 4 10, 10 गुणे 5 प्लस बी प्लस सी 4 1 5 गुणे x बराबर 60, 10 5 50 उधर चला जाएगा, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 50, यानी कि 5x बराबर आ जाएगा 10, इसे कट जाएगा 2 मरतबे, इसीलिए x बराबर 2। तो पूछा क्या गया है, वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो कितना दिन में समाप्त हुआ, 5 दिन आपको यहां पे लगा, ये नहीं कहें कि 2 दिन में समाप्त हुआ, आपको 5 दिन शुरुआत में काम करने में लगा है, और जब ए छोड़ दिया है तब भी 2 दिन का टाइम लग रहा है, यानी कुल मिलाकर वह काम करने में लगा 7 दिन का समय। उम्मीद है बात क्लियर होगा यहाँ तक और कोई दिक्कत नहीं होगा। विशेष दिक्कत के लिए आपको पता ही, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, संपर्क कर लेंगे। कमेंट में भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद प्रतिदिन आपको एक सेट मैथ और एक सेट रीजनिंग देखने को मिलेगा। आप लोगों का प्यार बना हुआ रहा तो मैं जल्द ही लाइव क्लास ला दूंगा आपके लिए, और कंटिन्यू ये सारे पढ़ाई आप लाइव क्लास में कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो भी आपको दिक्कत है डायरेक्ट वहीं से पूछिएगा, ठीक ना। तो अभी तत्काल चलेगा रिकॉर्डेड क्लास, यदि अभी आप यह देख रहे हैं तो यह सिर्फ एक रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आप सीखे होंगे नया ट्रिक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे तक शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि और भी आगे तक ये वीडियो बढ़ सके और सभी लोग को फायदा पहुंच सके। धन्यवाद, शुक्रिया।